हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। और बात करें इसके जेनर की तो ये एडवेंचर, फैंटेसी वर्ल्ड और रोमांस से भरी हुई है, जिसकी कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए कहानी को करते हैं शुरू। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें 1000 साल पहले की कहानी बताई जाती है कि गॉड रेल्म के जो तीनों डिवाइन रेल्म होते हैं, हेवन, अर्थ और डिमन वर्ल्ड जो होते हैं, इन तीनों के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गॉडेस ऑफ मैकेनिज्म की देवी वुशांगी का काम है। लेकिन 1000 साल पहले डिमन रेल्म ने बगावत शुरू कर दी थी और वो तीनों रेल्म पे राज करना चाहता था। इसीलिए देवी वुशांगी ने उस डिमन वर्ल्ड को रोकने के लिए उस डिमन रेस के मोस्ट पावरफुल वॉरियर को सील कर दिया। लेकिन डिमन वर्ल्ड की जैसे ही प्रिंसेस ऑफ लेक कैद हुई, बट इसकी इस हरकत ने डिमन लॉर्ड को और भी ज्यादा गुस्से से भर दिया। उसने गॉड्स के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी। गॉड रेल्म को अब बचाने के लिए देवी वुशांगी के पास बस एक ही रास्ता था। उस गॉडेस ने अपने गॉड हार्ट का त्याग किया होता है। का सेक्रीफाइस करने के बाद उन्होंने एक डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाया होता है जो कि गॉड्स हैंड होता है। इस गॉड हैंड का यूज करके देवी ने डिमन वर्ल्ड को तो सप्रेस कर दिया था। उस पावरफुल डिवाइन हैंड ने गॉड ऑफ वॉर ताही की मदद की डिमन वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसके कारण उन तीनों रेल्म में इस तरह की तबाही मची कि गॉड ऑफ वॉर ताही का ही लेफ्ट हैंड कट के कहीं नीचे गिर गया और जिस जगह पे वो गिरा वो ह्यूमन वर्ल्ड था। तभी से ही उस वॉर के बाद देवी वुशांगी ने अपने हार्ट को सेक्रीफाइस करके जिस डिवाइन हैंड को बनाया था उसके खो जाने के कारण जो डिवाइन वर्ल्ड होता है का मैकेनिज्म सही से काम नहीं करना पड़ा और डिवाइन रेल्म को काफी ज्यादा लॉसेस सफर करना पड़ा। गॉड ऑफ वॉर की भी सीरियस इंजरी होने के कारण उन्होंने अपने आप को सील कर लिया और देवी वुशांगी जिन्होंने अपना हार्ट खो दिया था उस डिवाइन हैंड की तलाश तीनों लोकों में कर रही है। अब आगे हमें उसी गॉडेस ऑफ मैकेनिज्म देवी वुशांगी को दिखाया जाता है। उनकी तलाश आज खत्म होने वाली है क्योंकि आज वो अपने स्पिरिचुअल आइज से वर्ल्ड में उस डिवाइन हैंड को ढूंढ रही है। अब आगे हमें मॉर्टल रेल्म को दिखाया जाता है जहाँ पे किसी तरह का सेलिब्रेशन चल रहा होता है और ये सेलिब्रेशन अपने देवताओं को वर्शिप करने के लिए फॉक्स क्लैन के लोग कर रहे होते हैं, जिसका हाई प्रीस्ट और इस सीरीज का मेन लीड युआन है। यहाँ युआन अपने दोस्त तांगहुआ से कहता है कि गॉड्स के मिरेकल तो कई 1000 साल पहले ही खो चुके हैं, तो अब उनकी इस तरह से वर्शिप करने का क्या ही यूज है। इस पे तांगहुआ उससे कहता है कि हमारे फॉक्स क्लैन का हाई प्रीस्ट होने के नाते तुम्हें ये बातें करनी शोभा नहीं देती। आगे हमें युआन की बातों से पता चलता है कि युआन ही वो बंदा है जो कि उसी डिवाइन हैंड के साथ पैदा हुआ है, लेकिन अब तक उसकी डिवाइन हैंड की शक्तियाँ अवेकन नहीं हुई हैं। इसके बारे में वो देवताओं से ही शिकायत करता है कि जब वो इसके बारे में यूज करना जानता ही नहीं, उन्हें मुझे ये डिवाइन हैंड देने की क्या ही जरूरत थी। जिस पे तांगहुआ जो कि उन्हीं के फॉक्स क्लैन का एक हाई इमॉर्टल है, युआन को चुप रहने को कहता है क्योंकि ये उनके क्लैन का सीक्रेट है। इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता है कि युआन ही के पास डिवाइन हैंड है। आगे हमें फॉक्स क्लैन के एल्डर को दिखाया जाता है कि युआन से कहता है कि तुम यहाँ के हाई प्रीस्ट हो, तुम्हें ये गॉड वर्शिप की सेरेमनी शुरू करनी चाहिए। अब आगे फॉक्स क्लैन का हाई प्रीस्ट युआन उस रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई घात लगा के पानी में यहाँ पे किसी हमले का इंतजार कर रहा होता है। आगे युआन गॉड्स को अपनी रिस्पेक्ट पे करता है और उनके क्लैन की हिफाजत करने के लिए फरियाद करता है ताकि उनका ये फॉक्स क्लैन समृद्ध हो और उसमें शांति बनी रहे। अब सभी क्लैन वासी यहाँ गॉड की वर्शिप में लीन होते हैं कि तभी अचानक से उन पे हमला होता है। ये हमला करने वाले उसी वार घोस्ट क्लैन के होते हैं जो कि युआन को यहाँ चैलेंज करता है कि अपने क्लैन की सलामती चाहते हो तो तुम्हारे पास वो जो डिवाइन हैंड है वो हमें हैंड ओवर कर दो। जिस पे एल्डर उस घोस्ट क्लैन के डिप्टी कमांडर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड वर्शिप के इस सेरेमनी में इस तरह से बाधा डालने की, और देवता इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। जिसमें वो कमांडर उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा क्लैन काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए तुम उस डिवाइन एटम को पॉसेस करने के लायक ही नहीं हो, वो डिवाइन हैंड हमारे हवाले कर दो। आगे इन दोनों क्लैंस के बीच यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। युआन और जो तांगहुआ होते हैं वो अपने अपने इल्यूजन स्पिरिट को समन करते हैं ताकि इन घोस्ट क्लैन का मुकाबला कर सके। तभी एक बच्ची को बचाने के कारण घोस्ट क्लैन का जो डिप्टी कमांडर होता है वो युआन पे अटैक करता है, जिससे वो इंजर्ड तो हो जाता है, लेकिन जब वो अपने सामने ये देखता है कि उसके क्लैन के लोग किस तरह से मारे जा रहे हैं तो ये देख करके उसे रहा नहीं जाता कि तभी हम उस कमांडर को देखते हैं कि वो युआन के पास आता है और उसे जान से मारने के लिए अपनी तलवार से अटैक करता है, जिससे युआन पानी में गिर जाता है।
तभी उसकी जो डिवाइन हैंड होता है उसकी स्पिरिचुअल शक्तियां अवेकन हो जाती हैं, जिससे उस पूरे रिवर का पानी जो होता है वो आइस में चेंज हो जाता है। भाग्य वो बर्फ की चादर टूटती है और हम युवान को रीबर्थ करता देखते हैं। उसका डिवाइन हैंड फाइनली एक्टिवेट हो चुका होता है, जिससे भयानक एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब ये देखते ही कमांडर अपने जनरल्स को ऑर्डर देता है कि किसी भी हालत में उन्हें ये डिवाइन हैंड चाहिए ही, चाहे इसके लिए इनके पूरे फॉक्सलैंड को ही क्यों ना खत्म करना पड़े। आगे हम देखते हैं कि युवान में उस डिवाइन हैंड के एक्टिवेट होती ही उसमें असीम शक्ति आ जाती है, जिससे वो अपने एक ही मूव में उस घोस्ट लैंड के सभी बंदों को सप्रेस कर देता है। भाग्य उसके सभी लोग उस बर्फ में जम गए होते हैं। इधर दूसरी तरफ हम गॉडेस वुशवांगी को देखते हैं, क्योंकि डिवाइन हैंड के एक्टिवेशन से ये जान जाती है कि वो कहाँ है। वो उस हैंड को अब पाने के लिए धरती पे उतरती है, लेकिन युवान को उस एक्टिवेशन के कारण अब भी काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉर्टल बॉडी इस डिवाइन पावर को नहीं संभाल सक रही होती है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। अब आगे जो सभी लोग वहाँ पे नजारा देखते हैं इससे हैरान रह जाते हैं। वो अपने सामने इस तरह से देवी वुशवांगी को जब आते देखते हैं तो उसे वर्शिप करने के लिए उनका नमन करते हैं। आगे वुशवांगी अपना हाथ बढ़ाती है युवान की तरफ और उसका डिवाइन हैंड जो कि उसके हार्ट से बनाया गया है तुरंत ही उसकी तरफ खींचता चला आता है। जैसे ही वुशवांगी युवान का हाथ पकड़ती है, एक्टिवेशन के कारण युवान के अंदर जो पेन होता है वो दूर हो जाता है। वो गॉडेस को बस देखता ही रह जाता है। आगे देवी वुशवांगी युवान के हार्ट में अपने हार्ट को महसूस करती है, लेकिन ये सोचते हुए वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। और युवान अभी बस सोचता ही रह जाता है कि अभी अभी उसके साथ आखिर क्या हुआ था। अब अगले सीन में हमें डिवाइन रिल्म को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि देवदूत है। पूरे डिवाइन रिल्म में ये खबर पहुंचा रहा होता है कि डिवाइन हैंड को ढूंढ लिया गया है, जो कि देवी वुशवांगी के डिवाइन हार्ट से बनाया गया था। इसकी खबर जैसे ही गॉडेस ऑफ ब्रोसेड को मिलती है, जो कि जरी और मोती से रिलेटेड कलाकृति की देवी है। ये गॉडेस यहाँ वुशवांगी की सिस्टर भी होती है। वुशवांगी के पास वो पहुंचती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास वो हैंड क्यों नहीं है जबकि तुमने उसे ढूंढ लिया है। इस पे वुशवांगी उसे बताती है कि वो जो डिवाइन हैंड है वो उस मॉर्टल इंसान के बॉडी से कनेक्टेड है। अगर फोर्सफुली वो उस डिवाइन हैंड को उसकी बॉडी से अलग कर देती है, वो ह्यूमन जो है वो मारा जाएगा। इस पे गॉडेस हान भी उसे समझाते हुए कहती है कि उस डिवाइन हैंड के अंदर अब भी तुम्हारा डिवाइन हार्ट है, अगर वो मॉर्टल ह्यूमन मर जाता है तो तुम भी बिखर जाओगी। इस पे अब वुशवांगी ये इरादा कर लेती है कि वो उसे अप्रोच करने के लिए मॉर्टल वर्ल्ड जाएगी। उसके बाद ये प्लान करेगी कि आगे उस डिवाइन हैंड को बिना उस बंदे को नुकसान पहुंचाए कैसे लेना है। जिस पे गॉडेस हानवी उसे ये बताती है कि अगर तुम बिना परमिशन के मॉर्टल वर्ल्ड में गई, इस पे डिवाइन वर्ल्ड के जो लॉर्ड है वो काफी तुमसे नाराज हो जाएंगे और उनके प्रचंड क्रोध को तो तुम जानती हो, जिसके कारण तुम्हारी दैवी शक्तियां भी तुमसे छीनी जा सकती हैं। अब आगे ये दोनों उससे जिद करने लगते हैं कि वो उन्हें छोड़ करके मॉर्टल वर्ल्ड में ना जाए। इस पे वुशवांगी उनसे कहती है कि उसने खुद अपने हाथों से डिवाइन हैंड को बनाया था। वो ये नहीं चाहती कि ये जो उसका डिवाइन हैंड है वो किसी गलत हाथों में चला जाए, क्योंकि इसमें अपार शक्तियां हैं। अगर किसी बुरे इंसान के हाथों में ये आ जाता है तो वो इन तीनों लोगों को अस्त व्यस्त कर देगा और इसे ही रोकने के लिए मुझे मॉर्टल वर्ल्ड में जाना ही होगा। आगे वो बताती है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि 10,000 साल पहले ही मैंने उस मॉर्टल वर्ल्ड में जाने का इंतजाम कर लिया था, जिसके लिए मुझे डिवाइन लॉर्ड की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और वुशवांगी ने गॉड रेल्म और अर्थ रेल्म को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसा स्काई रीचिंग टावर वाला मैकेनिज्म बिल्ड किया होता है, इसके थ्रू वो बिना किसी परमिशन के मॉर्टल वर्ल्ड में आ जा सकती है। लेकिन उस वॉर के कारण इसके कई सारे पुर्जे अस्त व्यस्त हो गए हैं। इसका जो मैकेनिज्म है वो अच्छे से काम करता है, इसलिए अब वो अपने द्वारा बनाए गए इसी टावर का यूज करेगी मॉर्टल वर्ल्ड में जाने के लिए। आगे हम गॉडेस वुशवांगी को देखते हैं जो कि उस टावर के थ्रू मॉर्टल वर्ल्ड में अब जा रही होती है। यहाँ जो गॉडेस हान भी होती है वो उसकी रक्षा करने के लिए एक खास तरह का ब्रेसलेट भी देती है, ये कहते हुए कि तुम मॉर्टल वर्ल्ड में एक ह्यूमन बन के जाओगी। ये ब्रेसलेट तुम्हारी ह्यूमन बॉडी की सुरक्षा करेगा और अभी मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। इस ब्रेसलेट में मैंने मैजिकल पावर को इंजेक्ट कर दिया है, जो तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में तुम्हारी दैवीय शक्तियों के बिना भी तुम्हें सेफ रखेगा। अब अगले सीन में हमें मॉर्टल वर्ल्ड के उसी फॉक्सलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ मेट्स को सिलेक्ट करने के लिए एक कंपटीशन करवाया जा रहा होता है। बहुत सारी लड़कियां इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं और वो उसी क्लैन की तरफ बढ़ रही होती हैं। और इन लड़कियों में ही एक गॉडेस वुशवांगी होती है, जो कि अब अपने मानव रूप में इस मॉर्टल वर्ल्ड में आई होती है। यहाँ पे वो अपने मैजिकल पावर्स का तो यूज नहीं कर सकती थी, लेकिन वो गॉडेस ऑफ मैकेनिज्म होती है, इसीलिए वो अपने मैकेनिकल आर्ट का तो यूज कर ही सकती है। इसी आर्ट का यूज करते हुए वो किसी भी चीज को बना सकती है। अब आगे यहाँ सिलेक्शन शुरू करवाने के लिए उन सभी मेट्स का कंपटीशन करवाया जाता है
जिन मेट्स में सबसे ज्यादा टैलेंटेड और एक्सपीरियंस होगा सिर्फ उन्हें ही चूज किया जाएगा। आगे उन्हें बताया जाता है कि अगर उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया तो उन्हें नाइट शिफ्ट भी करनी होगी। इस मेट के सिलेक्शन के लिए टोटल 18 राउंड्स का आयोजन किया गया है, जिसके सबसे पहले राउंड में उन्हें म्यूजिकल टेस्ट देना होगा। यहाँ सभी मेट्स अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को बचा करके यहाँ अपनी परफॉर्मेंस शुरू करती है। अब आगे वो शिवांगी के साथ उसका देवदूत वो छोटा सा लड़का भी आया होता है, उसका नाम लेकर के पुकारता है, जिसपे वो शिवांगी उससे कहती है कि यहाँ वो कोई देवी नहीं है बल्कि एक आम सी मॉर्टल ह्यूमन है। इस वर्ल्ड में उसका नाम जी तानियन है। अब आगे हम उसे तानियन कह के ही बुलाएंगे। अब आगे हम तानियन को देखते हैं जो कि उस वीणा को प्ले करने के बजाय उसे रिपेयर करने लगती है। जब इसकी वजह उससे पूछी जाती है तो तानियन यहाँ पे बताती है कि वो एक ऐसा म्यूजिकल बॉक्स बनाना चाहती है जिससे हमेशा के लिए लगातार इससे म्यूजिक बजता ही रहे। इस पे तानवा वहाँ पहुँचता है और उससे कहता है कि तुम्हारी कारपेंटरी के लिए ये जगह सही नहीं है, तुम्हें अगर अपने इस तरह के स्किल्स दिखाने हैं तो तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। अब लड़कियां उसे देख करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं क्योंकि वो इस क्लैन में काफी ज्यादा हैंडसम और पॉपुलर जो होता है। तभी वहाँ पे युआन तांगहुआ को ढूंढते हुए आता है, जो कि अपनी क्रेन की सवारी पे होता है और काफी स्टाइल के साथ वहाँ पे लैंड करता है। लेकिन उसका जो क्रेन होता है वो जा करके पत्थर से टकरा जाता है। इस पे युआन उस क्रेन को ही कोसते हुए कहता है कि हमेशा इस बेवकूफ की वजह से मुझे इन लड़कियों के बीच शर्मिंदा होना पड़ता है। स्टूपिड बर्ड कहीं कि तुम अच्छे से क्यों नहीं उड़ सकते। आगे उस कैरेज का पहिया उड़ते हुए यहाँ तानियन के पास ही गिरने वाला था। युआन उसे बचाते हुए थाम लेता है। अब तानियन जब उसके पास होती है तो ये समझ जाती है कि ये वही है, लेकिन युआन ने अपने हाथों में एक खास तरह का ग्लव पहना होता है, इसकी वजह से तानियन उस डिवाइन हैंड की ऑरा को महसूस नहीं कर पाती। अब आगे तांगहुआ जो होता है वो युआन से यहाँ आने का मकसद पूछता है। युआन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और वैसे भी मैं भी यहाँ अपने लिए कोई मेड सिलेक्ट करने आया हूँ। अब आगे तानियन उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मैं आपकी मेड बनना चाहती हूँ, लेकिन तांगहुआ जो होता है वो यहाँ युआन से कहता है कि हम इस लड़की पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इसके इरादे सही नहीं लगते, इसीलिए ये इस क्लैन को ज्वाइन नहीं कर सकती है। जिसपे तानियन उससे कहती है कि अगर मैं आपकी कैरेज को फिक्स कर दूँ तो क्या आप मुझे अपनी मेड बनने का मौका देंगे। जिसपे युआन उस शर्त को मान जाता है और आगे हम तानियन को उस कैरेज को ठीक करता हुआ देखते हैं। आगे वो अपनी छोटी सी पोटली से कई सारे औजारों को बाहर निकालती है और अपना काम शुरू करने लगती है। आगे जो तांगहुआ होता है वो युआन से कह रहा होता है कि तुम्हें अपने मार्क्स और इस ग्लव को हमेशा पहने रहना होगा क्योंकि तांगहुआ ने ही अपनी पूरी मैजिक पावर का यूज करके इस मार्क्स को बनाया है, जिसके कारण ही उसकी डिवाइन हैंड की ऑरा बाहर नहीं निकल सकती। और इसी का थैंक्स कहने के लिए युआन यहाँ पे आया है। अब आगे तांगहुआ के ये पूछने पर कि आखिर तुम अपने लिए एक मेट की तलाश क्यों कर रहे हो, युआन इस बात का तो जवाब नहीं देता। तभी तानियन का काम खत्म हो जाता है और वो उन दोनों से कहती है कि उसने कैरेज को पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। इसके साथ ही उसने ऐसी हाई क्वालिटीज को इसमें इंस्टॉल कर दिया है जिसके कारण इसकी स्पीड भी अब इम्प्रूव हो जाएगी। साथ ही उसने इन सीढ़ियों का भी इंतजाम किया है ताकि आराम से इस कैरेज पे चढ़ा जा सके। रात में ट्रैवल करने के लिए इस कैरेज में उसने लोटस लैंप्स भी लगाए हैं और इसमें म्यूजिक का सुनने का सिस्टम भी लगाया गया है। आगे वो युआन से कहती है कि अगर आप मुझे अपनी मेड चूज कर लेते हो तो मैं इस कैरेज को और भी फर्दर अपग्रेड कर सकती हूँ। इसमें मैं एटमॉस्फेयर को चेंज करने वाला सिस्टम लगाऊंगी, गर्मियों में ठंडक देगा और ठंडी रातों में गर्माहट का एहसास दिलाएगा एक हीटर की वजह से। आगे वो उससे कहती है कि वो उसमें एक ऐसा रोटेटिंग मैकेनिज्म लगाएगी जिसे उड़ाने के लिए किसी भी क्रेन की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिक ही उड़ेगा। ये सुनकर युआन तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और तानियन को जीनियस कहने लगता है। अब आगे वो तांगहुआ से ये कहते हुए कि ये लड़की अब से मेरी हुई और बाकी मेट्स में तुम अपने लिए चूज कर सकते हो कि तभी हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे युआन और तांगहुआ इन दोनों को ही तानियन पे शक होता है क्योंकि उसने अपने औजारों को रखने के लिए एक ऐसा एंशिएंट बैग यूज किया था जिसमें इन्फिनिट स्पेस था। इस तरह का बैग किसी आम लड़के के पास हो ही नहीं सकता। उन्हें उस पे शक हो रहा होता है कि जरूर ये उस घोस्ट क्लैन के द्वारा भेजी गई कोई जासूस होगी जो कि यहाँ पे किसी इरादे से आई है, क्योंकि जब से ये यहाँ पे आई है ये मेरे बस डिवाइन हैंड को ही घूरे जा रही है, इसीलिए हमें इस पे नजर रखनी होगी और इस पे नजर रखने के लिए इसे मुझे अपनी मेट बनाना ही होगा। इस पे तांगहुआ युआन से कहता है कि फिर भी तुम्हें उस लड़के से सतर्क रहना चाहिए। जिस पे युआन उससे कहता है कि जब इतनी बड़ी मछली खुद ब खुद मेरे जाल में फंस गई है तो बिना इसका शिकार किए मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। अब आगे ये फ्लैशबैक खत्म होता है और युआन अपनी मेट के साथ अपने मैंशन में पहुंचता है जहाँ के रूल्स के बारे में वो उसे बता रहा होता है। अब ये एक तरह का एंशिएंट पैलेस होता है और जैसे ही युआन इसके बारे में बताने लगता है तानियन उसे अपने आसपास नहीं दिखती, जिससे वो समझ जाता है कि लगता है कि उस जासूसन ने अपना काम शुरू कर दिया है
क्योंकि वो यहाँ आती ही अपने जासूसी के काम में जो लग गई है। कि तभी वो नीचे किसी चीज से टकराता है तो देखता है कि तानियन तो वहाँ पे बने एक स्टैचू को काफी घूर रही होती है, क्योंकि उसे इसी तरह की चीजों में इंटरेस्ट होता है। और वो ये सोच रही होती है कि बिना कोई दैवी शक्ति के आखिर मॉर्टल ह्यूमंस जो होते हैं इस तरह की कमाल की नक्काशी अपने हाथों से ही सिर्फ कैसे कर लेते हैं। जिस पे युआन उसे कहता है कि मैं यहाँ का हाई प्रीस्ट हूँ, तुम्हें इन सब चीजों पे नहीं बल्कि मुझ पे फोकस करना चाहिए। अपने साथ उसे ले जाता है और एक छोटे से झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि अब से तुम यहीं पे रहोगी। जिस पे तानियन उसे बताती है कि मैं यहाँ पे अकेली नहीं बल्कि मेरे साथ भी कोई आया है। ये एक ऑटोमेटन है, मीन्स की एक मशीनी मानव है, जिसे देखते ही युआन समझ जाता है इस तरह की टेक्निक तो 1000 साल पहले ही खोज आ चुकी है जिससे इस तरह के ऑटोमेटन बनाए जाते थे। लेकिन अच्छा है ये मशीनी मानव जब तुम अपने साथ लाई हो, तुम्हारे साथ साथ ये मुझे भी सर्व करेगा। लेकिन ये देखने से ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहा है। कि तभी वो ऑटोमेटन जो होता है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए उसे देखता है। इसे युआन का दिल तो वहीं पिघल जाता है और वो तानियन के साथ इसे भी रहने के लिए परमिशन दे देता है। अब आगे तानियन उसकी डिवाइन हैंड की तरफ ही घूर रही होती है। ये डिसाइड कर लेती है कि सबसे पहले उसे इस डिवाइन हैंड को वेरीफाई करना होगा कि क्या ये वही बंदा है जिसके पास वो डिवाइन हैंड है। और हमें दिखाया जाता है कि अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो युआन होता है वो वीणा बजा रहा होता है और तानियन यहाँ पे चाय सर्व करने आई होती है। लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि उसे किसी भी तरह से उसकी डिवाइन हैंड को वेरीफाई करना है, इसलिए वो जानबूझ करके उस कप को उसके हाथों में गिरा डालती है ताकि वो इसे साफ करने के बहाने से इसके ग्लव्स को उतार सके। लेकिन युआन भी उसकी चाल को समझ चुका होता है। अपने डिवाइन हैंड के मैजिक का यूज करके उस गर्म चाय की जो गर्माहट होती है उसे जमा देता है और उस डिवाइन हैंड को चेक करने का इन दोनों का प्लान यही फेल हो जाता है। अब आगे युआन उन दोनों को वहां से जाने को कहता है क्योंकि वहां पे युआन से मिलने के लिए उसका गुप्तचर जीफे आया हुआ था। जीफे उसका एक जासूस है जो घोस्ट क्लैन के अगले अटैक के बारे में यहाँ बताने आया है। लेकिन जीफे उससे कुछ कह पाता युआन उसे चुप करने को कहता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि तानियन उसी घोस्ट क्लैन की ही एक जासूस है तो उसके बारे में इसे कुछ ना पता चल जाए। इसलिए वो चीफो को ये बताता है कि वो ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट कल ही जाने वाले हैं ताकि वो बैरियर को रीइंफोर्समेंट कर सके। जानबूझ करके उसने ये बात कही होती है ताकि तानियन इसकी बात को सुन ले। युआन जैसे ही तानियन वहाँ से चले जाती है जीफे से पूछता है कि क्या तुमने इसके बैकग्राउंड का पता लगाया है, जिस पे जीफे उसे ना में जवाब देता है क्योंकि तानियन तो एक गॉडेस है जिसके बारे में मॉर्टल वर्ल्ड में क्या ही जानकारी मिलेगी। इस बात ने युआन को और परेशान कर दिया होता है और उसका तानियन के जो खिलाफ शक होता है वो और भी बढ़ चुका होता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अब तानियन फिर से उस डिवाइन हैंड को चेक करने के लिए युआन के कमरे में जाती है। ऑटोमन से कहती है कि वो दरवाजे पे रुक करके ही यहाँ की गार्डिंग करे, जैसे ही यहाँ कोई आने वाला होगा तो इशारा करके उसे बता दे कि वो अपने साथ एक वेपन भी ले जाती है ताकि डिवाइन हैंड का पता होते ही वो इस हैंड को काट डाले। जिस पे ऑटोमन उसे बोलता है कि अगर वेपन ले जाना ही है तो उसे छुपा करके ले जाओ, बड़े वेपन को यूं लेके जाओगी तो किसी को भी शक होगा ही। और उस कैंची को वो अपने मैजिक से छोटा कर लेती है ताकि वो उस ग्लव्स को काट सके। आगे तानियन उसके कमरे में जाती है जहाँ युआन घोड़े बेच करके सोने का सिर्फ नाटक कर रहा होता है और जैसे ही तानियन उसके ग्लव्स को काटने के लिए उसके पास बढ़ती है युआन जानबूझकर यहाँ करवट लेता है। अपने हाथ से तानियन को इतनी जोर से दबा रहा होता है कि वो उठ भी नहीं पाती और जैसे यहाँ तानियन उठने की कोशिश कर रही होती है कि तभी युआन अपना पैर उसके ऊपर रख देता है। अब तानियन इस कंडीशन में फंस जाती है क्योंकि अगर वो जरा भी यहाँ स्ट्रगल करेगी उठने के लिए तो ये युआन जान जाएगा। इधर युआन मन ही मन सोच रहा होता है कि अब देखते हैं कि तुम मेरे इस चंगुल से कैसे बचते हो। थोड़ी देर ऐसा ही कंडीशन में गुजर जाता है और यहाँ तानियन सो जाती है। इस चीज को देख करके युआन हैरान रह जाता है कि आखिर ये किस किस्म की जासूस है जो इतनी बेखबर यहाँ पे अपने दुश्मन के पास सो रही है। तानियन युआन के इतने करीब सोई होती है जिस बात ने युआन को घबरा दिया होता है, जिसके कारण उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज धड़कने लगती हैं और इसी बेचैनी में उसकी पूरी रात बीत जाती है। यहाँ तानियन उठती है लेकिन वो अपने सामने युआन को नहीं देखती, बस टेबल पे उसका जो वेपन वो कैंची थी वही रखा हुआ रहता है। इधर दूसरी तरफ युआन जो होता है उससे मिलने के लिए तांग हुआ आया हुआ होता है जो उसे चिढ़ाते हुए पूछ रहा होता है कि मैंने सुना है कि कल रात तुमने उसी जासूस के साथ बिताई है। जिस पे युआन उससे कहता है कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, हो सकता है कि वो जो जासूसन है वो मुझ में इंटरेस्टेड हो या वो मुझे लाइक करती हो। कि तभी हमें तानियन को दिखाया जाता है जो कि उस डिवाइन हैंड को वेरीफाई ना करने की वजह से काफी ज्यादा सैड होती है। तभी यहाँ उसकी सिस्टर गॉडेस हानवी का उसे मैसेज आता है जो उससे पूछ रही होती है कि वहाँ मॉर्टल वर्ल्ड में सब कुछ कैसा चल रहा है
ऑटोमन यहाँ बताना शुरू कर देता है कि ये गॉडेस ऑफ मैकेनिज्म है। इतनी शक्तियाँ होने के बाद भी अब तक ये अपने डिवाइन हैंड को टच नहीं कर पाई है, लेकिन फिर भी यहाँ जो गॉडेस हानवी होती हैं वो उसे सावधान रहने के लिए कहती हैं। अब आगे जो इधर युआन होता है वो तांगहुआ से कह रहा होता है कि हमें उस पर इतना भी ज्यादा शक नहीं करना चाहिए, और वैसे भी इस पूरे फॉक्स क्लैन का मैं हाई प्रीस्ट हूँ। क्लैन की पूरी सेफ्टी मेरे ही हाथों में है, तो आखिर वो मुझे अप्रोच करने के लिए इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। युआन यहाँ उसे बताता है कि उसने जीफे को उसके बैकग्राउंड का पता लगाने तो बेचा था, लेकिन अब तक उस तानियन के बैकग्राउंड का भी उसे पता नहीं चला है। इसीलिए सिर्फ शक के बलबूते पे हम किसी इनोसेंट को तो इस तरह से नहीं मार सकते जब तक कि उसका क्राइम साबित ना हो जाए। इधर दूसरी तरफ जो ऑटोमन होता है वो तानियन पे झिड़क रहा होता है कल रात के लिए, क्योंकि वो बहुत दयालु है और अपने ही डिवाइन हैंड को वो पाने के लिए कुछ आक्रामक नहीं कर रही है। इधर दूसरी तरफ युआन तांगहुआ से कह रहा होता है कि लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसकी ट्रू आइडेंटिटी जल्द ही एक्सपोज कर दूंगा। मुझे सिर्फ एक और दिन की मोहलत दो, फिर देखो मैं उस मेड के साथ क्या करता हूँ। जिसपे तांगहुआ उसे कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी करना है हमें अभी ही करना होगा। इधर दूसरी तरफ ऑटोमन भी तानियन से कह रहा होता है कि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है उस डिवाइन हैंड को पाने के लिए। उसके हाथों को ही उसके धड़ से अलग कर दो। अब दोनों ही यहाँ पे तैयार होते हैं। युआन एक सुनसान जगह पे अकेला बैठा होता है ताकि तानियन उसे अप्रोच करने के लिए आगे आए। तानियन भी अपने पीछे एक शार्प हथियार को छुपाए आगे बढ़ रही होती है युआन की तरफ, और इधर तांगहुआ भी युआन को गार्ड कर रहा होता है कहीं दूर से। आगे तानियन युआन के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि आपने मुझे बुलाया था, जिसपे युआन अपनी एक्टिंग शुरू करते हुए यहाँ पर बताने लगता है जब से उसने अपने फॉक्स लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डिवाइन हैंड का यूज किया है, उस एक्टिवेशन के कारण उसके हाथ में लगातार पेन हो रहा है, इसके कारण उसके हैंड फ्रीज होना शुरू हो गए हैं, और यही चीज मुझे धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। आगे युआन इतना कहते ही उन ग्लव्स को उतार देता है, जिससे तानियन उसके डिवाइन हैंड को देख के वेरीफाई तो कर लेती है, लेकिन अभी युआन के लिए उसे सैड फील हो रहा होता है कि युआन की एक मॉर्टल बॉडी है जो कि इस डिवाइन हैंड की मैजिकल पावर को नहीं सह पा रही है, जिससे तानियन सोचने लगती है कि अभी उसे एक और सेफ तरीका ढूंढना होगा जो जल्द से जल्द इस मॉर्टल बॉडी से इस डिवाइन हैंड को अलग कर पाए बिना युआन को कोई तकलीफ दिए हुए। बागे तानियन उससे बड़ी ही प्यार से पूछ रही होती है, क्या इस डिवाइन हैंड के अवेकन होने से आपको कोई पेन महसूस होता है? जिस पे युआन उसे जवाब देता है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके हार्ट में किसी ने खंजर घोंप दिया हो, और थोड़ी ही देर बाद उसके शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकल जाएगी, ऐसा उसे पेन होता है। लेकिन फिर अचानक युआन उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम मेरी बहुत परवाह कर रही हो, क्या मैं तुम्हें इतना ही अच्छा लगता हूँ? जिस पे तानियन भी उससे कह ही डालती है कि क्यों ना होगी भला मुझे तुम्हारी परवाह, मेरा दिल जो तुम्हारे पास है। ये सुन करके तो उस तांगहुआ को तो जैसे शौक लग जाता है कि इनके इस रोमांटिक बातचीत में मैं कहाँ फंस रहा हूँ। आगे युआन भी यही सोच रहा होता है कि लगता है कि इस लड़की को वाकई में मुझसे प्यार हो गया है, कहीं ये मुझे रिझाने के लिए ये सब नाटक तो नहीं कर रही है। कि तभी तानियन अपने पास से वो वेपन निकालती है और उसके पास जो लोटस रहता है उसे काटती है। लेकिन इसी समय जो तांगहुआ होता है वो समझता है कि तानियन यहाँ पे युआन पे अटैक करने वाली है, और इस अटैक से बचाने के लिए वो तानियन पे अटैक करता है। लेकिन यहाँ युआन तानियन को बचा लेता है उसे ऊपर ले जाते हुए। अब आगे इनकी नजरें मिलती हैं और जैसे इनके लिए तो वक्त थम ही जाता है, ये एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। यहाँ जो तानियन होती है वो युआन के हाथों पे अपना हाथ रख के अपने हार्ट को महसूस करती है, और यहाँ उससे कहती है कि आज फाइनली मैंने अपने दिल को पा ही लिया है, कि तानियन ने अपने हार्ट का ही तो सेक्रीफाइस किया था इस डिवाइन हैंड को बनाने के लिए। आगे जैसे ही युआन के हाथ को वो टच करती है, युआन को डिवोरेशन के कारण जो पेन हो रहा होता है वो चला जाता है और उसका हाथ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। युआन इस तरह से तानियन को अपने बाहों में खोता देख उसके कान में कहता है कि तुम्हें लगता है कि सचमुच में मुझसे प्यार हो गया है, और वो उसे नीचे लाता है और मानो वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी तांगहुआ वहाँ पे आ जाता है, इन दोनों को अलग करता है और वो तानियन से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मात्र एक मेड हो, तो आखिर तुम यहाँ किस इरादे से आई हो और यहाँ पे तुम युआन को मारना क्यों चाहती हो? जिसमें तानियन उसे कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस उस लोटस की स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रही थी, इसकी पावर से मास्टर का जो डिवाइन हैंड है वो नरिश हो पाए, और इस नरिशमेंट से इस डिवाइन हैंड के अंदर जो पेन हो रही होती है वो दूर चली जाएगी। इस पे तांगहुआ उसकी बात को नहीं मानता, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पे दिखावा कर रही हो, हमने जो आज हाई प्रीस्ट को मारने की कोशिश की है इसके लिए मैं तुम्हें पनिश जरूर करूंगा। कि तभी युआन उससे कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है,
ये लोग यहाँ इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक सिग्नल भेजा जाता है। ये सिग्नल जीफे ने ही भेजा था उस ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट से। अब ये लोग जीफे के सिग्नल के बारे में पता लगाने के लिए उसी मिस्ट फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे तानियन भी जाने के लिए युवान से पूछती है। अब युवान भी यहाँ तानियन का पर्दाफाश करना चाहता था, इसीलिए वो अपने साथ उसे चलने की परमिशन दे देता है। अब आगे ये दोनों उसी क्रेन पे बैठते हुए मिस्ट फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे तानियन यही सोच रही होती है कि ये जो डिवाइन हैंड है इसके बॉडी से कनेक्टेड है, जिसके कारण एक्टिवेशन के दौरान इसे सिर्फ पेन हो रहा होगा। और इस पेन को ही हटाने के लिए तानियन को जल्द से जल्द युवान को स्काई रीचिंग टावर जो कि यांडू में है वहाँ ले जाना होगा, ताकि वो इस डिवोरेशन के इफेक्ट को कम कर सके। और जब तक कि तानियन युवान को वहाँ नहीं ले जाती, युवान को ये दर्द सहना ही होगा। बाकी वे दोनों उसी ब्लैक मिस्ट फॉरेस्ट में पहुँचते हैं, जहाँ पे घनघोर सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन अचानक से तानियन को एक अजीब सी सुगंध आती है, जिसके बारे में वो युवान से पूछती है। तो युवान इस सुगंध के बारे में बताता है कि ये एक यूनिक सेंट है जो कि हमारे फॉक्स क्लैन से ही बिलोंग करती है। ये सेंट तभी आती है जब फॉक्स क्लैन का कोई बंदा अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करता है। आगे जब युवान पहुंचता है तो उसे खून के धब्बे नजर आते हैं। उस धब्बे को फॉलो करते हुए जब वो आगे जाता है तो उसे अपने दोस्त यानी कि उसी जासूस जीफे की बॉडी मिलती है, जो कि हवा में यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ युवान सोचता ही रह जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, कि तभी यहाँ पे वही वॉर घोस्ट क्लैन के जो बंदे होते हैं, ये उनका बिछाया हुआ एक ट्रैप होता है और युवान इस ट्रैप में आप फंस चुका होता है। और तरफ से उस घोस्ट क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं यहाँ युवान पे अटैक करने लगते हैं, डिवाइन हैंड को पाने की लालच में। युवान यहाँ जैसे तैसे करके उनके तीरों के अटैक से बच रहा होता है। तभी उस घोस्ट क्लैन का एक मेंबर वहाँ पे आता है, जो युवान से कहता है कि जल्द से जल्द इस डिवाइन हैंड को हमारे हवाले कर दो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अब यहाँ वो एक हंटर से युवान पे अटैक करने लगता है, जिसे युवान काफी आसानी से उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। कि तभी वहाँ घोस्ट क्लैन के और भी मेंबर्स आ जाते हैं और सभी एक साथ यहाँ युवान पे अटैक करते हैं। युवान अपने उसी डिवाइन हैंड का यूज करता है और अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। शील्ड को जैसे ही वो बंदे टच करते हैं दूर गिर जाते हैं। अब आगे हम युवान को देखते हैं, जो कि इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और अपने शॉट को अवेकन करता है। तो उसी डिवाइन हैंड की शक्ति से ये जो तलवार होती है वो ग्लो करने लगती है और उसी शॉट से वो उन घोस्ट क्लैन के सारे मेंबर्स के परखच्चे उड़ा रहा होता है। अब आगे ये सब छुप करके तानियन देख रही होती है कि तभी वो जो घोस्ट क्लैन का एक मेंबर होता है वो तानियन को धर दबोचता है और बंदी बना करके युवान के सामने ले जाता है और उसे धमकी दे रहा होता है कि अगर तुम अपने आप को यहाँ सरेंडर नहीं करते हो तो इस लड़की को हम मार डालेंगे। जिसपे युवान उसे कहता है कि ये लड़की तो तुम्हारी ही भेजी हुई एक स्पाई है, अपने ही जासूस के साथ तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। जिसपे वो बंदा उसे कहता है कि हम वॉर घोस्ट क्लैन के वॉरियर्स हैं और तुमसे निपटने के लिए हमें इस तरह के मॉर्टल्स के साथ एसोसिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम इस लड़की को नहीं रखना चाहते तो इसे लेकर के हम तुम्हें नहीं धमकाएंगे। ऐसा कहते ही वो अपने शॉट से तानियन पे अटैक करता है और उसके सामने ही तानियन को मार डालता है। अब यहाँ युवान उसे उठाने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन वही बंदा पीछे से यहाँ युवान पे अटैक करता है, इसके कारण उसका मास्क टूट जाता है। अब उस मास्क के टूटने के कारण डिवाइन हैंड की जो ऑरा होती है वो रिलीज होती है। इधर दूसरी तरफ उस घोस्ट क्लैन के बंदे ने ब्लड फॉर्मेशन के जरिए एक ऐसे चेन्स को क्रिएट किया होता है जो कि उस चेन से युवान को कैद कर लेता है। लेकिन यहाँ अभी युवान उस तानियन के बारे में ही सोच रहा होता है। अचानक से यहाँ तानियन की मौत उसे बहुत ज्यादा सदमा देती है और तानियन के साथ बिताया हुआ टाइम उसे याद आने लगता है और इसी बात की याद ने उस डिवाइन हैंड की जो एनर्जी होती है उसे और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी होती है। इसका यूज करते हुए वो जमीन पे एक ऐसा पंच मारता है जिसके कारण वो पूरी जमीन वहाँ बर्फ की तरह जम जाती है। जितने भी घोस्ट क्लैन के बंदे होते हैं उनके जमने के साथ साथ यहाँ तानियन भी जम जाती है। आगे युवान जैसे तैसे करके तानियन के पास पहुँचता है। यहाँ उसकी कही हुई बात उसे याद आ रही होती है, जहाँ तानियन ने उसे कहा होता है कि मेरा दिल तो तुम्हारे पास है। आगे तानियन की मौत ने युवान को काफी ज्यादा उदास कर दिया होता है और वो उसकी मौत का रीजन अपने आप को ही समझता है। इस बात की माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है कि वक्त रहते वो तानियन को बचा नहीं पाया, लेकिन वो वादा करता है कि वो अपने अगले जन्म में इसकी पूर्ति जरूर करेगा। इधर दूसरी तरफ हम तानियन को देखते हैं जो कि बर्फ में पूरी तरह से जम चुकी होती है। बात होती है और हम देखते हैं कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि गॉडेस हानवी ने तानियन की प्रोडक्शन के लिए जो ब्रेसलेट दिया था वो ग्लो करने लगता है
क्योंकि तानियन तो गॉडेस शिवांगी ही होती है जो कि एक इमॉर्टल है, तो इतनी आसानी से मर नहीं सकती थी। इसीलिए उस ब्रेसलेट से निकलने वाली एनर्जी जो होती है वो उस बर्फ को तोड़ देती है। इसकी टूटते ही तानियन की जो ह्यूमन बॉडी होती है वो वापस से जिंदा हो जाती है, लेकिन वो ब्रेसलेट जो कि गॉडेस हानवी ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए दिया था वो टूट जाता है। इसके कारण उसकी बहन जो कि गॉडेस हानवी है उससे कहती है कि अब वो उसकी इससे ज्यादा रक्षा नहीं कर पाएगी, क्योंकि तानियन को बचाने के लिए जो उसने ब्रेसलेट दिया था उसका यूज करने के लिए उसे तोड़ना पड़ा। इधर हम देखते हैं कि तानियन तो बच जाती है, लेकिन उसकी मौत का गम युआन को खाई जा रही होती है। युआन को तानियन के मरने का अभी भी गिल्ट फील हो रहा होता है और जिस दिन से तानियन के उसकी मुलाकात होती है वो उसी टाइम के बारे में ही सोच रहा होता है। यहाँ जैसे ही वो तानियन को याद करते हुए उसका नाम लेता है, तानियन यहाँ पीछे से आवाज देती है कि मास्टर आपने मुझे बुलाया। अचानक तानियन को इस तरह से जिंदा खड़ा देख करके युआन को लगता है कि जैसे उसकी आत्मा है यहाँ पे। वो उससे इतना ज्यादा डर जाता है कि उससे पूछ रहा होता है कि तुम तो मर गई थी ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे तानियन उससे कहती है कि तुम्हारे पास तो मेरा दिल है, तो ऑफ कोर्स मुझे वापस तो आना ही था। इससे बेचारा युआन डरते डरते उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम एक ह्यूमन हो या घोस्ट हो। जिस पे तानियन उसे सही जवाब देती है कि ना तो मैं ह्यूमन हूँ और ना ही मैं घोस्ट हूँ, और इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। जिस पे युआन उससे कहता है कि अभी तो मैं जिंदा हूँ और अभी मुझे स्वर्ग नहीं जाना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। जिस पे तानियन उससे कहती है कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह ले जाने आई हूँ, जहाँ पे तुम्हारे इस डिफोरेशन के कारण जो तुम्हारे डिवाइन हैंड में ये जो पेन होता है इसका इलाज कर सकूं। युआन को अभी यकीन नहीं होता है कि तानियन जिंदा है और वो उसे घोस्ट ही समझ रहा होता है। इसी तानियन उसे अप्रोच करने के लिए आगे बढ़ती है। वो डर के कारण यहाँ ऊपर छलांग लगा देता है उस बाथटब से, उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे धमकी दे रहा होता है कि अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम पे अटैक कर दूंगा। लेकिन उसके इस अटैक को तानियन आराम से रफा दफा कर देती है और आगे ये कहते हुए कि मास्टर मैं आपको नहीं हर्ट करूंगी। वो जैसे ही उसके करीब बढ़ती है, युआन ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है कि जरूर ये तानियन की अतिरिक्त आत्मा है जो कि मुझे मारने आई है अपनी मौत का बदला लेने के लिए। और उसे ये कहते हुए वहाँ पे एक जोरदार अटैक करता है कि अगर तुम मेरे करीब जरा भी आई तो मैं फिर तुम्हारा बहुत ही बुरा हश्र करूंगा। तानियन उस बर्फ की दीवार के सामने ही रुक जाती है और इसी का मौका पा करके युआन अपने क्रेन में सवार होता है और वहाँ से 9-11 हो जाता है। और बेचारी तानियन ये देख करके हैरान रह जाती है कि आखिर ये मुझसे इतना डर क्यों रहा है, सच में ये बंदा तो यहाँ से भाग गया। इधर युआन को देखते हैं जो कि उस डिवाइन हैंड के फिर से एक्टिवेट होने के कारण उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में बस यही बात चल रही होती है कि तानियन तो वहाँ पे मर गई थी, आखिर ये जिंदा वहाँ से कैसे आई, आखिर वो है क्या चीज, और इसके बारे में उसे जल्द ही पता करना होगा। अब इसी चीज की तहकीकात करने के लिए जो युआन होता है वो उस माउंट बाइटू पे पहुँचता है जहाँ की सब चीजें पूरी तरह से जम चुकी थी। उस माउंटेन के शिखर पे एक आलीशान पैलेस बना होता है। अब उस पैलेस के अंदर ही यहाँ युआन जा रहा होता है, लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि आमतौर पे इस माउंट बाइटू का जो मौसम है वो हमेशा सदाबहार रहता है और चारों तरफ हरियाली छाई हुई रहती है, तो आखिर यहाँ पे इतनी बर्फबारी क्यों हो रही है। कि तभी वहाँ के जो उड़ते हुए कौवे होते हैं वो युआन को इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारी मदद करो, हमारे जो यहाँ के मास्टर है उन्हें प्यार में फिर से धोखा मिला है, जिसके कारण उन्हें लव सिकनेस हो गई है और अपने इसी टूटे दिल का वो रोना रो रहे हैं, जिसके कारण चारों तरफ का मौसम ऐसा हो गया है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो थोड़ी ही दिनों में हम सभी जम करके मर जाएंगे। अब आगे युआन पैलेस के अंदर पहुंचता है जहाँ पे वाकई में कोई दहाड़े मार मार के रो रहा था। अब वो बंदा कोई और नहीं बल्कि गॉड ऑफ गॉसिप है। आगे वो देवता रोते हुए कह रहा होता है कि आज ही उसे किसी ने डंप कर दिया है, जिसके कारण वो हार्ट ब्रोकन हो गया है और मुझे यहाँ कंसोल करने के बजाय तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जिस पे युआन उसे कहता है कि मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगर इसी तरह से तुम यहाँ रोते रहे तो ये पूरी माउंटेन ही चंद घंटों में पूरी तरह से स्नो से कवर हो जाएगी, जिसके कारण कहानियों में चलने वाली गॉसिप्स को तुम कैसे जान पाओगे। अब इस गॉड का नाम मीशान होता है जो कि शराब के नशे में यहाँ धुत होता है, और युआन ने जो उसकी यहाँ टांग खिंचाई की होती है इस बात ने उसे और भी ज्यादा चिढ़ा दिया होता है, जिसके कारण वो उसी पे ही अपना गुस्सा निकालने लगता है ये कहते हुए कि अभी मैं किसी भी गॉसिप करने के मूड पे नहीं हूँ। जिस पे युआन उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम इसी तरह से गम में डूबे रहो और उस लड़की के बारे में सोचते रहो, लेकिन जिस लड़की के बारे में मुझे जानना है मैं किसी और से उसके बारे में पूछ लूंगा। अब यहाँ पे लड़की का नाम सुनते ही गॉसिप का जो देवता है उसका मूड फिर से अच्छा हो जाता है और यहाँ पे उसे गॉसिप करने का मौका जो मिल जाता है। आगे वो युआन को रुकने के लिए कहता है और उसे पूछता है कि कौन सी लड़की, किस लड़की की जानकारी चाहिए तुम्हें।
तुम बस मुझे उसका नाम बताओ, मैं सारी डिटेल्स तुम्हें ला करके दे दूंगा। और जैसे ही यहाँ गॉड ऑफ गॉसिप का मूड अच्छा होता है, हम उस माउंटेन में देखते हैं पूरी तरह से सदाबहार का मौसम छा जाता है, चारों तरफ हरियाली और वापस से स्प्रिंग का मौसम आ जाता है। अब आगे जो युआन होता है वो तानियन का नाम उसे बता देता है। इस पे गॉसिप का देवता एक्साइटेड होते हुए यहाँ युआन से पूछने लगता है कि क्या तुम किसी देवी के बारे में जानना चाहते हो, या तुम्हें इस लड़की से कहीं प्यार तो नहीं हो गया है। जिस पे युआन कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे मदद करो इतनी जानने में कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है। जिस पे गॉड मिशान उससे कहता है कि अगर तुम इस लड़की के बारे में जानने के लिए इतना डिस्परेट हो रहे हो तो इसका यही कारण है, या तो तुम इससे प्यार करते हो और या तो फिर ये लड़की तुम्हारे प्यार में डूब गई है, इसीलिए तुम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो। जिस पे युआन उसे कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो और मुझे इस तरह की बातें बोल करना मुझे डराओ मत, जल्दी जल्दी यहाँ इसकी जानकारी देते हो या मैं यहाँ से चला जाऊँ। जिस पे मिशान उससे कहता है कि तुमने सिर्फ इसका नाम ही बताया है, थोड़ी बहुत और डिटेल देते तो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना आसान होता, क्योंकि इसके बारे में जानकारी निकालना मुझे काफी डिफिकल्ट लग रहा है। जिस पे युआन उससे काम करवाने के लिए उसे एक ऐसी शराब का लालच देता है जो कि उसकी एक एंसेस्टर्स ने बनाई थी उसके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। बहुत ही पुराने जमाने की ये वाइन है। अब इस वाइन की खासियतें के बारे में जैसे ही वो गॉड मिशान सुनता है, उसे वहीं रुकने को कहता है और बोलता है कि तुम उस अमृत को मेरे लिए संभाल के रखना, तो देखो कि इस लड़की का पूरा बायोडाटा मैं तुम्हें कैसे पेश करता हूँ। अब आगे मिशान अपना यंत्र शुरू करता है और तानियन के नाम वाली पर्ची को उसके अंदर डाल देता है, जिससे उस नाम के रिलेटेड वहाँ पे सारी जानकारियाँ इकट्ठा होने लगती हैं। अब आगे जो वहाँ कौवे के स्पिरिट्स होते हैं वो सारी इस जानकारी को निकालने में उसकी मदद करते हैं। ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें वर्ल्ड की सारी जानकारियाँ इकट्ठा होती हैं और मिशान ने इसके सारे कीवर्ड्स को इन कौवों को सिखाया है, क्योंकि इस कीवर्ड को मैच करते ही तानियन के बारे में सारी जानकारी वहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं। अब आगे यहाँ तानियन का सारा कच्चा चिट्ठा सामने खुल के रह जाता है। अब यहाँ पे मिशान बताना शुरू करता है कि काफी एंशिएंट जमाने में एक फेमस मैकेनिज्म हुआ करता था जो कि बहुत ही यूनिक और नई चीजें बनाने के साथ साथ उन चीजों को रिपेयर भी कर सकता था। और इस मैकेनिज्म को यूज करने वाला एक पपेटियर हुआ करता था, वो भी जी सरनेम से। ये वही होती है जिसने लोगों को लगाया होता है ताकि वो सिटी ऑफ मैकेनिज्म बना सके जो कि यांडू में है। और अपने मैकेनिज्म के इस टैलेंट से उसने एक स्काई रीचिंग टावर भी बनाया था, जो कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हेवन और अर्थ के बीच की बाउंड्रीज को खत्म करता है। का यूज करके कोई भी डिवाइन रिल्म से ह्यूमन रिल्म में आसानी से आ जा सकता था। लेकिन 10,000 साल पहले हुए युद्ध के कारण उसे डिवाइन वर्ल्ड के लॉर्ड ने अपनी नाराजगी के कारण उसे ऐसा पनिश्ड किया कि वो मारी गई। लेकिन अपनी इसी मैकेनिज्म के कारण उसे दैवीय शक्तियां मिली थीं, जिसे सभी गॉडेस ऑफ मैकेनिज्म यानी वो शांगी के नाम से जानते थे। इस बात ने युआन को और भी ज्यादा चौंका दिया होता है कि गॉडेस वो शांगी ही यहाँ पे तानियन है। इसीलिए वो मिशान से इस बात की कंफर्मेशन करता है, ये कहते हुए कि उसने पहले गॉडेस को देखा था और कहीं से भी उसकी जो मेड तानियन है वो उस गॉडेस की तरह नहीं लगती। आगे वो उससे कहता है कि तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है, इसीलिए वो जो अनोखी शराब है वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जिसपे मिशान उससे कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा ये जो डिवाइन कंपास है ये हजारों साल बीत गए हैं लेकिन आज तक इसने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जिसपे युआन उससे कहता है कि तुम इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हो। जिसपे मिशान उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पे यांडू में उस स्काईलाइट के विजन को देखना जो कि 3 दिन बाद होने वाला है। इस विजन के बारे में ही मेरे डिवाइन कंपास ने बताया है और अगर मेरी ये वाली बात सच होगी तो गॉडेस वुशांगी वाली बात भी सच है। अब आगे युआन जो होता है उसे गॉडेस के बारे में सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसपे मिशान जो होता है वो उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि आखिर तुमने भी मुझे धोखा दे दिया, उस शराब के बारे में बोल करके मुझे कुछ नहीं दिया। अब आगे युआन इसी बात की कंफर्मेशन के लिए यांडू शहर जा रहा होता है कि तभी उसका पीछा करते हुए यहाँ पे तानियन भी पहुँच जाती है। इसने युआन की क्रेन की ही तरह अपने मैकेनिज्म का यूज करते हुए वुड से बनी हुई एक क्रेन बनाई होती है जो कि उसी की तरह ही उड़ रही होती है। आगे युआन उसे कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। जिसपे तानियन उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे पास मेरा दिल है, तो मैं तुमसे भला दूर कैसे रह सकती हूँ। जिसपे युआन उसे कहता है कि तो फिर तुमने अपने दिल को ना गलत जगह पे रख लिया है, क्योंकि मेरे दिल में पहले से ही किसी और ने घर बना लिया है और मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अब युआन यहाँ जिसे पसंद कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि गॉडेस वुशांगी ही है। जिसपे तानियन उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो। सुन के युआन चौंक जाता है कि आखिर ये तुम्हारा कैसा प्यार है जो मुझे इस तरह से भी एक्सेप्ट कर रहा है। जिसपे तानियन उससे कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज से कोई परवाह नहीं। अब आगे युआन ये सोचते हुए कि आखिर किस चिपकू लड़के से उसका पाला पड़ गया है वो अपनी क्रेन को आगे बढ़ा लेता है
लेकिन तानियन यहाँ अभी उसका पीछा कर ही रही होती है। यहाँ पे युआन जो होता है वो यहाँ उसे चकमा देने की कोशिश तो करता है, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी वो बेचारा ऐसा नहीं कर पाता। अपनी क्रेन से गिर करके सीधा वो तानियन के वुड वाले क्रेन पे जा बैठता है। आगे हम देखते हैं कि वो डिफोरेशन वाला पेन अचानक से यहाँ पे युआन को सताने लगता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ तानियन के बाहों में आता है और वो उसे टच करती है तो वो पेन उसे नहीं होता, जिसपे वो तानियन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या कर दिया होता है कि मैं तुम्हारे करीब पहुँचते ही मुझे इस पेन का एहसास नहीं होता। जिसपे तानियन उसे कहती है कि मेरे साथ यांडो सिटी चलो, आगे के प्रोसेस के बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इस पे युआन उसे कहता है कि मुझे तुमने इतना गया गुजरा समझ रखा है कि तुम्हारे बोलते ही मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। जिस पे तानियन उसे कहती है कि तुम जाना चाहो या ना जाना चाहो मैं तुम्हें वहाँ ले जा करके ही रहूंगी। अब यहाँ युआन भी समझ जाता है कि उसके पास अब कोई और चारा नहीं है, उसे फोर्सफुली उसके साथ जाना ही होगा। जिस पे युआन अब उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है ये सुने बिना ही तानियन उससे कहती है कि तुम्हारी सारी कंडीशंस मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जिस पे युआन उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, सबसे पहले तुम्हें मेरे ये जो डिवोरेशन के कारण होने वाला पेन है इससे मुझे छुटकारा दिलाना होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि मुझे एग्जॉटिक सिल्क और सैटिन के काफी महंगे फैब्रिक एवरीडे चाहिए होते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि मुझे हर रोज अपने रूम में एक फ्रेश गुच्छा चाहिए, वो भी अंगूरों का। कि वो इसी तरह से अपनी और भी फरमाइशें उसे बताता है और उसकी हर एक फरमाइश पे तानियन उसे ओके कह रही होती है। आगे वो अपनी एक और कंडीशन भी रखता है, ये कहते हुए कि जब भी मैं शावर लूंगा तुम्हें उस कमरे के अंदर आने की परमिशन नहीं होगी, ना ही तुम झांक करके देखोगी। जिसपे तानियन उससे कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी हर कंडीशन ना एक्सेप्ट है। वैसे भी तुमने मुझे आवाज दिया था तब मैं तुम्हारे कमरे में गई थी, तुमने मुझ पे ही अटैक करना शुरू कर दिया। जिसके लिए युआन उससे माफी मांगता है और इसी तरह से उनकी कई सारे बातचीत होने के बाद ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें उसी डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि इविल शैडो क्लैन का लीडर है। अपनी इविल शैडो क्लैन को वापस से रिवाइव करने के लिए उसे किसी भी हाल में वो डिवाइन हैंड चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आगे रात काफी हो चुकी होती है तो वे दोनों आराम करने के लिए किसी एक ऐसी जगह पे रुकते हैं जहाँ पे काफी चहल पहल मौजूद होती है। आगे तानियन जो होती है उसने वुड का यूज करते हुए जो क्रेन बनाई थी इस चीज को वो ऑटोमन को दे देती है ताकि वो मार्केट में इसे बेच डाले, जिसके कारण वो कुछ पैसे कमा सके। आगे वे लोग मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जहाँ तानियन को एक ब्रेसलेट पसंद आता है, लेकिन उसके पास पैसे ना होने के कारण वो उसे नहीं खरीदती। जब तानियन वहाँ से चली जाती है तो युआन जो होता है वो उस चीज को जिसे तानियन बड़ी ही प्यार से देख रही होती है वो उस चीज को खरीद लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनका वो घोस्ट क्लैन वाले अब भी पीछा कर रहे होते हैं। आगे वो डिनर करने के लिए एक जगह रुकते हैं, लेकिन तानियन यहाँ बहुत ज्यादा सैड लग रही होती है क्योंकि उसने वो ब्रेसलेट नहीं खरीदा था। यहाँ पे जो युआन होता है वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है उसके सामने कई सारी डिशेस को ऑफर करते हुए, जिसमें तानियन मना कर देती है कि तभी युआन उसके सामने वही ब्रेसलेट रखता है। उससे कहता है कि तुम्हें यही चीज चाहिए थी ना। आगे जब वेटर उनके लिए बिल आता है तो युआन के तो हक्के बक्के छूट जाते हैं क्योंकि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती क्योंकि उसने अपना सारा पैसा ब्रेसलेट को खरीदने में जो खर्च कर दिया था। अब युआन तो यहाँ करे तो क्या करे, वो उस वेटर को धोखा देने के लिए चिकन की हड्डी को ही सिल्वर कॉइन में चेंज कर देता है और उस वेटर को दे देता है। लेकिन वो वेटर भी चालाक था, उसे पता चल जाता है कि ये कोई कॉइन नहीं बल्कि हड्डी है और वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। अब आगे इससे पहले कि वो उन दोनों से यहाँ पे बर्तन मंजवाता कि तभी वहाँ पे ऑटोमन आ जाता है जिसके पास बास्केट भर के वो सिल्वर कॉइन्स होते हैं क्योंकि उसने जिस चीज को बेचने के लिए उससे कहा था उसे बेच करके उसे काफी पैसे मिले होते हैं। अब वो जो वेटर होता है जिस मिरर का यूज करके ये पता लगा रहा था कि सिल्वर असली है या नकली, तानियन ने ऐसे ही मिरर बनाए होते हैं जिन्हें ऑटोमन पूरे मार्केट में बेच आया होता है। के बाद जैसे ही युआन को पता चलती है कि इसी की वजह से इतनी परेशानी हुई है, तानियन को ही कोसने लगता है कि तुम आखिर मेरे लिए इतना बखेड़ा क्यों खड़ा करती हो। कि तभी वहाँ पे घोस्ट लैंड के बंदे आ जाते हैं जो उसे अपनी तलवार की नोक पे चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके अमेजिंग नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।